नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एचपी पटवारी की क्लास 21 करेंगे और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट जी क्वेश्चंस जिसमें हम जनरल साइंस करेंगे, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन करेंगे, कुछ हिमाचल रिलेटेड हिमाचल प्रदेश रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको ये बताना है, क्वेश्चन का आंसर देना है कि धनकर लेक है वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है कि सुखसार छोड़िए, सरवालसर लेक आपके हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। सरवालसर लेक आपके किस जिले में है, डिस्ट्रिक्ट बताना है आपको। ये दो कमेंट सेक्शन के आप अंदर आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, आपको इसका आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुभम जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी अपडेट होती है, कोई भी पीडीएफ होती है क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब मिल जाता है। जो भी अपडेट होती है यहाँ पे आपको मिल जाता है। जो भी आपको क्वेरीज है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाती है, तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करोगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन का, तो वहां पे आपको शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर एचपी जीके के 1 लाइनर नोट्स और इंडिया जीके के 1 लाइनर नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आप परचेज कर सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एचपी एसएससी के एग्जाम्स में। ठीक है, एचपी पटवारी के एग्जाम्स में। और अभी मैं कुछ और भी वहाँ पे डाल लूँगा, तो आप उसको भी देखिएगा बड़े अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे शुभम जीके ट्रिक जो YouTube चैनल उसको भी लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसको, जो भी अच्छी पटवारी की तैयारी कर रहा है। तो अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। देखो यहाँ पे जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, काफी बार पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे एसआई यूनिट पूछी गई है फोर्स की। तो सिंपल सी बात यहाँ पे बोलूंगा मैं कि फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, और एक तरह से ये डिराइव्ड यूनिट है। क्या ये डिराइव्ड यूनिट है। ठीक है, तो देखिए फोर्स की यहाँ पे 2 यूनिट मैं बताऊंगा, एक सीजीएस यूनिट बताऊंगा, एक आपको एसआई यूनिट बताऊंगा। तो देखिए सीजीएस यूनिट तो इसकी फोर्स की क्या होती है, डाइन होती है। क्या होती है, डाइन होती है। और एसआई यूनिट होती है इसकी फोर्स की, न्यूटन होती है। याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अर्ग भी आपको दिया हुआ है और जूल भी आपको दिया हुआ है। तो जूल एसआई यूनिट है आपकी वर्क की, और सीजीएस यूनिट क्या है, वर्क की, अर्ग है। ये आपको ध्यान देना है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग। ठीक है, अब देखिए 1 जूल कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 7 के अर्ग के बराबर होता है। और अगर पूछा गया 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर ये देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, न्यूटन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए 2 तरह की यूनिट्स बताऊंगा मैं आपको। एक फंडामेंटल यूनिट है। फंडामेंटल यूनिट्स में आपको याद रखना है 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कितनी है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। पहली कौन सी है, लेंथ है। दूसरी है आपकी मास। तीसरी है टाइम। चौथी है टेम्परेचर। 5वीं है इलेक्ट्रिक करंट। 6ठी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और 7वीं है आपकी, याद रखेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दीज ऑल आर फंडामेंटल यूनिट्स। लेंथ की ऐसा यूनिट आपका मीटर। किलोग्राम मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम। ठीक है, टाइम की आपका सेकंड यूनिट, और टेम्परेचर की केल्विन यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर यूनिट होती है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला यूनिट होती है। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल आपकी यूनिट होती है। सो ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट्स हैं, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आपको याद रखना है। एक है आपकी रेडियन और दूसरी है आपकी स्टीरेडियन। कौन सी है, स्टीरेडियन। तो देखिए जो रेडियन होती है वो जनरली आपका प्लेन एंगल के लिए है। किसके लिए, प्लेन एंगल के लिए। और स्टीरेडियन है आपका जनरली सॉलिड एंगल के लिए। ये आपकी पूछी जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी है, स्टीरेडियन और रेडियन। अब यहाँ देखिए कुछ मैं डिराइव्ड यूनिट्स बताऊंगा आपको।
डिराइव्ड यूनिट्स में सबसे पहले आपको याद रखना है एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपकी डिराइव्ड यूनिट है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इसकी जो यूनिट मापते इस तरह से निकालते हैं, तो मीटर क्यूब इसकी जो आपकी यूनिट रहती है। ठीक है, देखो स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है मीटर और टाइम क्या होता है सेकंड, तो देखो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट रहती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है, क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम है। तो याद रखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, डिस्प्लेसमेंट को मीटर बोलते हैं और आपका सेकंड टाइम होता है, तो मीटर पर सेकंड जो इसकी भी ये यूनिट रहती है। तो ये आपकी जस्ट सारी की सारी कुछ इसमें से एरिया वॉल्यूम स्पीड और वेलोसिटी, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है आपकी डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या थी, न्यूटन थी, क्या थी, न्यूटन थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन अ कार और ट्रेन स्टार्ट सडनली द पैसेंजर्स बेंड्स बैकवर्ड। देखो जैसे ही कार चलती है आगे या ट्रेन चलती है तो पैसेंजर जो बैठे होते हैं वो पीछे की ओर धक्का लगता है उनको। तो यहाँ पे कौन सा न्यूटन लॉ जो एप्लीकेबल जो होता है, तो देखो यहाँ पे जो है लॉ ऑफ इनर्शिया एप्लीकेबल होता है। क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो है वो आपकी रेस्ट से मोशन में आ रही है, कि जैसे आप एक कार आगे चलेगी या ट्रेन आगे चलेगी तो आपका जाओ पैसेंजर जाओ पीछे की ओर जाओ आएगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे देखो दूसरा क्या है कि एक रनिंग हॉर्स है, रनिंग हॉर्स है, तो जब वो स्टॉप करता है, रुकता है, तो जो राइडर होता है वो अब कहाँ जाता है, वो फॉरवर्ड आगे की ओर धकेला जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है। ठीक है, और तीसरा आपको याद रखना है कि जब आप किसी कोट को या किसी ब्लैंकेट को स्टिक करते हो, स्टिक से जब बीट करते हो तो वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल है न्यूटन का, कि लॉ ऑफ इनर्शिया में। ठीक है, कि जब कार आगे चलेगी, ठीक है, तो जो आप पैसेंजर है वो पीछे की ओर जाएगा, तो यहाँ पे जाओ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगता है। क्या लगता है यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जाओ लगता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है। ठीक है, फोर्स भी लग रही है तो मास इनटू एक्सेलरेशन वहां पे जो लग रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ में आपका जो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन बोला जाता है यहाँ पे, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपका न्यूटन थर्ड लॉ में आपको याद रखना है रिकॉइल ऑफ गन, जब आप गन को रिकॉइल करते हो तो आपका न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। ठीक है, मोशन ऑफ रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ है। ठीक है, आपको याद रखना है जब आप ड्रॉ कर वेल में से वाटर को ड्रॉ कर रहे हो और जब सडनली जो आपकी जो स्ट्रिंग होती है, रस्सी है, वो टूट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वापस वाटर फॉल कर जाता है पानी के कुएं के अंदर, तो आपका जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है वहां पे। स्विमिंग करते वक्त कौन सा लॉ लगेगा आपका, वो भी थर्ड लॉ ऑफ मोशन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ लग रहा है आपका, जब कार जो चल रही है या ट्रेन चल रही है तो पैसेंजर बैकवर्ड जाएगा, तो यहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लग रहा है। सडनली रनिंग हॉर्स है आपका एक, जब वो स्टॉप करता है तो राइडर जो आपका आगे की ओर धक्का लगता है उसको, तो वहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगता है। जब हम कोट को या ब्लैंकेट को स्टिक से बीट करते हैं तो वहाँ से डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, तो वहाँ पे भी न्यूटन फर्स्ट लॉ लगता है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया लगता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सी जो वेक्टर क्वांटिटी है। देखो जहां पे आपका डायरेक्शन भी होगी, ठीक है, यहां पे याद रखना है कि मैग्नीट्यूड भी होगा, एंड ये जो ट्रायंगल लॉ को भी ओबे करते हैं। जो आपके ट्रायंगल लॉ जिसमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा, और जहां पे ट्रायंगल लॉ ओबे होता है, वो सारे की सारी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और जहां पे जाओ ओनली डायरेक्शन आपकी मैग्नीट्यूड होता है, वो आपकी सारे के सारे स्केलर क्वांटिटी होते हैं। जहां पे ओनली मैग्नीट्यूड होगा तो वहां पे सारे के सारे क्या होगी, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, वो स्केलर क्वांटिटी। तो देखिए स्पीड, मास, वॉल्यूम, वर्क,
टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटीज है। तो यहाँ पे देखिएगा कि वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे दोनों ही जो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपकी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। उसी के साथ साथ देखो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक्सीलरेशन भी आपकी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, मोमेंटम भी आपकी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे याद रखना है सी एंड डी बोथ इसका जो आपका राइट आंसर हो गए, ठीक है। तो स्पीड को हम जो कैसे माप रहे थे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट मीटर और आपका टाइम की यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड जो है इसकी यूनिट हो जाती है, ठीक है। देखो वर्क की जो आपकी यूनिट थी वो जूल थी, क्या थी, जूल थी। देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, मास क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या है आपका न्यूटन है, क्या आपकी इसकी यूनिट न्यूटन है, याद रखना है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी अगर बात करें तो वेलोसिटी में मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम बताया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम बताया। तो डिस्प्लेसमेंट मीटर होता है, टाइम की यूनिट सेकंड होता है, तो मीटर पर सेकंड आपकी जो ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे की सारी ये कि ये कुछ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और ट्रायंगल लॉ जो ओबे करती है, जिनके पास डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है और ट्रायंगल लॉ ओबे करता है, वो सारी की सारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। इतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी एंड डी जो आपकी आंसर है, सी एंड डी यहाँ पे जो आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज फेमस फॉर फ्लोटिंग आइलैंड, इनमें से कौन सी लेक जो है वो आपकी फ्लोटिंग आइलैंड के लिए जो है फेमस है। याद रखेंगे कि जो रिवाल्सर लेक है मंडी में जो रिवाल्सर लेक है वो आपके किस चीज के लिए फेमस है, वो आपकी फ्लोटिंग जो फ्लोटिंग के लिए, फ्लोटिंग आइलैंड के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। फ्लोटिंग आइलैंड के लिए वो फेमस है। आप देखिए यहाँ पे पराशर लेक भी कहाँ है पे आपकी मंडी में ही है, कहाँ पर है, मंडी में ही है। और महाकाली लेक कहाँ पर है आपकी, ये चंबा में है, ठीक है, चंबा में है। अब ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना है कि सुखसार लेक कहाँ पर है। इसका जो आंसर होगा आपको वो कल के वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। देखिए खजियार झील जो है आपकी वो कहाँ पर, आपका चंबा के खजियार में है, ठीक है। डल लेक कहाँ पे आपकी, कांगड़ा में है, ठीक है, याद रखना है। करेरी लेक कहाँ पे आपकी जो वो कहाँ पर है, कांगड़ा में है, ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो धनकर है, जो धनकर लेक है वो कहाँ पर है, वो जनरली आपकी जो धनकर लेक है वो है आपकी लाहौल स्पीति रीजन में, लाहौल स्पीति रीजन में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आपने याद रखना है। एक आपको पूछा जाता है रुखड़ी झील, रुखड़ी झील जो आपका सिरमौर जिला में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चन याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कौन सी लेक जो फ्लोटिंग आइलैंड के लिए फेमस है, वो आपकी रिवाल्सर लेक है जो कि मंडी में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज बिगेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज पूछी है। मैंने यहाँ पे ना तो नेचुरल पूछी है, ना ही मैंने जो आपकी मैन मेड पूछी है। मैंने पूछी है कि ओवरऑल अगर हिमाचल प्रदेश की पूछी जाए कि एरिया वाइज सबसे बड़ी लेक कौन सी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे नेचुरल और मैन मेड कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, ओनली एरिया वाइज लिखा है। तो देखिए एरिया वाइज हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, गोविंद सागर लेक है। अगर ऐसे पूछा जाता है कि एरिया वाइज सबसे बड़ी नेचुरल लेक, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाओ क्या लिख दूँ, नेचुरल लेक, ठीक है, तो एरिया वाइज कौन सी होगी नेचुरल लेक सबसे बड़ी, रेणुका जी झील होगी, जो कि आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर पूछा गया यहाँ पे नेचुरल लेक की जगह मैन मेड लेक, ठीक है, एंड एरिया वाइज मैन मेड लेक सबसे बड़ी कौन सी है, वो आपकी गोविंद सागर लेक है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में, याद रखना है, बिलासपुर ऊना में देखने को मिलती है। तो एरिया वाइज, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज बिगेस्ट लेक इन हिमाचल प्रदेश। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं पूछा है, नेचुरल एज वेल एज मेड ये कुछ नहीं पूछा है, तो सिंपल याद रखेंगे आपको गोविंद सागर लगाना है टिक।
ठीक है, अगर वहां पे ऑप्शन में है, ठीक है, अगर वहां पे ऑप्शन में है, अगर वहां पे रेणुका जी है, गोविंद सागर नहीं है, तो आप रेणुका जी लगाएंगे टिक। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो रेणुका जी लेक आपकी सिरमौर में है, रेणुका जी क्षेत्र में, और गोविंद सागर लेक आपका ऊना और बिलासपुर रीजन में देखने को मिलती है, जनरली बिलासपुर में है। और पोंग लेक जो है आपका याद रखेंगे, ये आपका कांगड़ा में है, ब्यास रिवर पे है, और पंडो लेक आपकी जब मंडी में है। ठीक है, पंडो में आपका जो सतलुज और ब्यास का पानी मिलाया गया आपस में नहर के थ्रू। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और जो गोविंद सागर लेक जो थी आपकी, वो बोला गया है कि उसकी खोज जो गुरु तेग बहादुर जी के द्वारा जो की गई थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो गोविंद सागर लेक है वो मैन मेड लेक है, वो बाद में बनी है जब आपका सतलुज के ऊपर जाओ भाखड़ा जंगल डैम बना है, लेकिन उससे पहले छोटी लेक हुआ करती थी, तो वो आपकी जो गुरु तेग बहादुर जी ने खोजी थी। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि आपकी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एरिया वाइज लार्जेस्ट लेक कौन सी है, बिगेस्ट लेक कौन सी है, वो है आपकी गोविंद सागर लेक। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट इंडिया एंड श्रीलंका, इनमें से कौन सी स्टेट है जो कि कनेक्ट करती है इंडिया और श्रीलंका को। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जो पाक स्टेट है, जो कि पाक स्टेट है, वो आपकी इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है। हम्बन टोटा पोर्ट, हम्बन टोटा पोर्ट आपका श्रीलंका में है, और अभी ये न्यूज़ में चला हुआ है। क्यों चला हुआ? क्योंकि चाइना की एक शिप जो है वो यहाँ पे अपना वर्क कर रही है, यहाँ पे देखी गई है। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया और श्रीलंका। श्रीनेक्स, इनके साथ हमारी जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और श्रीलंका में अभी क्राइसिस भी चली हुई है, वहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? रानिल विक्रमसिंघे है। ठीक है, रानिल विक्रमसिंघे है। और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? यहाँ जहाँ तक मुझे आइडिया है दिनेश गुणारत्ने उनका नाम है। क्या है? गुणारत्ने। इसको चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है, आप देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है। कौन सी जो स्ट्रेट जो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। आप देखिए लुजान स्ट्रेट जो है आपका साउथ चाइना सी को फिलीपीन सी से जोड़ती है। ठीक है, फिलीपीन सी से याद रखना। और ताइवान स्ट्रेट जो आपका वो साउथ चाइना सी को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है, ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है, यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका को कौन सा स्टेट कनेक्ट करता है? पाक स्टेट। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ आरबीआई एम्पावर्स द आरबीआई टू मेक द मॉनेटरी पॉलिसी, इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो आरबीआई जिसके अंदर वर्क करता है, ये पूछा गया यहाँ पे। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी की जो होती है, जो आरबीआई के द्वारा जो रेगुलेट की जाती है, वो किस एक्ट के तहत आती है आरबीआई के। ठीक है, ये भी पूछा गया यहाँ पे। तो सिंपल सी बात है, आरबीआई जो वर्क करता है किस एक्ट के तहत? 1934 के तहत। और आरबीआई की कौन सी पॉलिसी है? एक मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके तहत वो इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करता है। तो वो भी जो आपका आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो रेगुलेट की जाती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए आरबीआई कब जाओ इसका नेशनलाइजेशन हुआ था? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था आपको याद रखना है, वो हुआ था 1949 में। कब हुआ था? 1949 में, ये आपको याद रखना है। एंड 1969 में जो है आपको याद रखना है, आपका याद रखेंगे कि 14 जो बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था, 14 बैंक्स का जो है नेशनलाइजेशन जो है हुआ था। अब याद रखेंगे 1955 में आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था। ठीक है, याद रखना है। उससे पहले इंपीरियल बैंक था, और इंपीरियल बैंक में कौन कौन से थे? बैंक ऑफ मद्रास, आपका जो कोलकाता, और आपका जो बॉम्बे, ये 3 बैंक थे इंपीरियल बैंक में। और इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया था, और इंपीरियल बैंक में जो आपका को कन्वर्ट कर गया था एसबीआई में 1955 में। तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना है। तो आरबीआई किसके तहत एक्ट करता है? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और मॉनेटरी पॉलिसी को भी वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जीतता है, जो आपका रेगुलेट करता है। अब देखिए एक होते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, शेड्यूल्ड बैंक्स। तो सिंपल सी बात है, शेड्यूल्ड बैंक्स जो वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में रजिस्टर होंगे। शेड्यूल 2 में आरबीआई एक्ट की जो आपके शेड्यूल 2 में रजिस्टर होंगे, वो आपके जो शेड्यूल्ड बैंक्स होंगे। और एक होंगे आपके नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स जो कि शेड्यूल 2 में रजिस्टर नहीं होंगे।
ठीक है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जाता है कि शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं और नॉन शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं। ठीक है, जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में आपके जो रजिस्टर होंगे वो आपके शेड्यूल बैंक्स, और जो नॉन शेड्यूल 2 में रजिस्टर नहीं होंगे वो नॉन शेड्यूल बैंक्स होंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 1934 एक्ट के तहत आरबीआई एक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट जीएसटी वाज इनेक्टेड। ठीक है, जीएसटी को इनेक्ट कब किया गया था, आपका याद रखना है कि कौन से अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। तो सिंपल सी बात याद रखेंगे कि जीएसटी जो था मॉडल आपका, इसको 101 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो आपका अमेंड जो किया गया था। ठीक है, याद रखना है। और जीएसटी काउंसिल वर्क किस आर्टिकल के तहत करती है, आर्टिकल 279A के तहत वो वर्क जो करती है। ठीक है, और फाइनेंस मिनिस्टर जो जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष रहते हैं, जो चेयरमैन रहते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, जीएसटी के अंदर सीजीएसटी देखने को मिलता है और आपका आईजीएसटी होता है और आपका जो स्टेट जीएसटी होता है। सीजीएसटी में आपको याद रखना है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं जितने भी। ठीक है, एसजीएसटी में जो आपका स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो लेगा, और आईजीएसटी में बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, याद रखना है। और जीएसटी को इंप्लीमेंट कब किया था, 1 जुलाई 2017 में इसको इंप्लीमेंट जो किया गया था। 101 अमेंडमेंट एक्ट इसके लिए जो किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस दैट इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम इन्फ्लेशन। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाउंस करता है कि इंडिया जो है सफरिंग कर रहा है इन्फ्लेशन से। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल भी वही करते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के तहत। ठीक है, याद रखना है। तो सिंपल सी बात है, आरबीआई जो है वो ये बताता है कि इन्फ्लेशन जो आपका इंडिया में है। ठीक है, जो जानकारी देगा इन्फ्लेशन की इंडिया में इन्फ्लेशन है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत जो इन्फ्लेशन को जो कैलकुलेट किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, एनएसओ जो जीडीपी को कैलकुलेट करता है वो आपका कौन होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो डाटा कलेक्ट करेगा जीडीपी के लिए भी आपका जो, और ये आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन के बारे में भी जो डाटा कंट्रोल कर रहा है सर्वे करके, वो आपका जो एनएसएसओ है। ठीक है, देखिए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की फुल फॉर्म होती है। प्राइम मिनिस्टर इसके जो चेयरमैन होते हैं। कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इसके जो चेयरमैन होते हैं, ये आपको याद रखना है। नीति आयोग को जो 2015 में बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे पहले क्या था, योजना आयोग था, और योजना आयोग जो 1950 में बना था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि ये कौन जानकारी देता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन है। ठीक है, वो आरबीआई देता है। और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन कंट्रोल करता है, वो भी आरबीआई करता है। और इन्फ्लेशन को कौन कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स इसका इस्तेमाल करके, वो भी आरबीआई जो करता है। जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है, वो एनएसओ करता है। और जीडीपी से रिलेटेड जो डाटा होता है, ठीक है, वो कौन जो कलेक्ट करता है, वो एनएसएसओ करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी इज रिलेटेड टू। जो सुखमय चक्रवर्ती कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, तो याद रखना है वो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। तो आरबीआई की होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो याद रखें, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी इससे इज रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आपका बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और आपका जो सीआरआर और आपका एसएलआर, ये सब आपके आते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, कैश रिजर्व रेशो, यहाँ पे सब सारे ये टूल्स हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी के, इनको लिख सकते हैं आप। देखिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनी है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन बनी है। तो याद रखना उनका नाम माधवी पुरी बच, उसकी चेयरमैन है, फर्स्ट फीमेल चेयरमैन सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की। ठीक है, याद रखेंगे, नाबार्ड को बनाने के लिए जाओ शिवरामन कमेटी बिठाई गई थी। शिवरामन कमेटी जाओ
बताई गई थी। और 1982 के आसपास, जो 1982 है उसके आसपास जो आपका नाबार्ड की जो स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म रहती है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो इसकी जो फुल फॉर्म रहती है, ये आपको याद रखना है। एक बार चेक कर लीजिएगा कि नाबार्ड का जो स्थापना कब हुआ था। मुझे तो इसका याद है कि नाबार्ड का स्थापना 1982 में ही हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। रीजनल बैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं कि रीजनल बैंक्स वो होते हैं जो आपके शेड्यूल 2 में रजिस्टर होंगे। जो आपके शेड्यूल 2 में रजिस्टर नहीं होंगे वो जो आपके नॉन रीजनल बैंक्स होंगे। क्या होंगे वो? नॉन रीजनल बैंक्स होंगे वो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही है। शिवरामन कमेटी इज रिलेटेड टू नाबार्ड एंड जो सुखमय चक्रवर्ती कमेटी है वो आपकी जब मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ एक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था सरवालसर लेक पूछा था मैंने, तो ये आपकी कुल्लू में है, ठीक है। धनकर लेक आपकी जो लाहौल स्पीति में देखने को मिलती है, ठीक है, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। माफ़ कीजिएगा कोई गलती होगी हो। जय हिंद।